हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी सर्टिफिकेशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि 2025 में आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन आया है, जिसके अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस क्या है उन उसको इस सेशन के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपने इस सेशन को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि जो मास्टर डायरेक्शन इशू किया गया है वो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है। ठीक है, यानी कि इन आज के टाइम में ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बैंकों के लिए के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है। नेक्स्ट, ये मास्टर डायरेक्शन सभी कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अदर देन सैलरी अर्नर्स बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है। इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर कुछ नई डेफिनेशंस और क्लैरिफिकेशन जो है वो दी गई है। पहली जो डेफिनेशन दी गई है वो है अलाइड एक्टिविटीज़ की। इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज जो कि एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, जैसे कि डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग, सेरिकल्चर, सिमिलर एक्टिविटीज इंक्लूड की गई हैं। उसके बाद नॉन कॉर्पोरेट फार्मर की डेफिनेशन दी गई है। इसके अंदर आपके जितने भी इंडिविजुअल फार्मर्स हैं इंक्लूडिंग स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, प्रोप्राइटरी फार्म जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर और लैंड एक्टिविटीज के अंदर इंगेज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है ना, वो इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद ऑन लैंडिंग का मीनिंग जो है वो बताया गया। ऑन लैंडिंग क्या है? ऑन लैंडिंग के अंदर जो बैंक्स होते हैं वो यहाँ पर अदर एलिजिबल इंटरमीडिएरी जैसे कि एनबीएफसी को लोन देते हैं। फिर एनबीएफसी जो है उस पैसे को जो आपके एंड कस्टमर्स हैं उनको लोन एडवांसेस के फॉर्म में जो है वो देते हैं। और बैंक जो लोन इंटरमीडिएरी को देता है ताकि वो आगे चलकर एंड बॉर्वर को लोन दे सके, वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो है वो आता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम टारगेट्स और सब टारगेट्स की बात करेंगे। तो देखो, अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग टारगेट्स और सब टारगेट जो है वो बनाए गए हैं प्रायोरिटी सेक्टर के। सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, जिसके अंदर रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक्सक्लूड किया गया है, और ऐसी फॉरेन बैंक जिसकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। ठीक है। उनका जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है वो है 40% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी विच एवर इज हायर, यानी कि बैंक का एएनबीसी या फिर सीईओबी में से जो भी हायर है उसका 40% के इक्वल प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो लैंडिंग जो है वो करनी पड़ेगी। ये टारगेट है टोटल। ठीक है। उसके बाद इसको भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एग्रीकल्चर को जाएगा 18% ऑफ एएनबीसी सीओबी विच एवर इज हायर, जिसमें से 18% में से 14% जो है वो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को जाएगा, और 14% में से जो 10% है वो स्पेसिफिकली जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है उनको जाएगा। फिर आता है आपका यहाँ पर माइक्रो इंटरप्राइजेस को 7.5% जाएगा, और जो वीकर सेक्शन है उनको 12%। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फॉरेन बैंक जिसकी 20 से कम ब्रांचेस है। तो जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसकी वो है 40% ऑफ एएनबीसी एंड सीओबी विच एवर इज हायर, जिसमें से 32% तक वो जो है एक्सपोर्ट सेक्टर को दे सकता है, और मिनिमम 8% उसे बाकी प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना होगा। बाकी जो एग्रीकल्चर माइक्रो इंटरप्राइज एडवांसेस जो वीकर सेक्शन है ये जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। फिर बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक की। तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर जो टारगेट है वो है 75% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विच एवरेज हायर, जिसमें से मीडियम इंटरप्राइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी को मैक्सिमम 15% ऑफ एएनबीसी जो है वो दिया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ हम एएनबीसी को देखेंगे, सीओबी को नहीं देखेंगे। फिर एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो 18% जाएगा एग्रीकल्चर को, जिसमें से 14% जाएगा नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को, और 14% में से भी 10% मेनली जाएगा स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को। फिर बात करेंगे माइक्रो इंटरप्राइजेस को, उसको जाएगा 7.5%। वीकर सेक्शन की बात करें तो वो है 15%। ओके। फिर आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है 75%। एग्रीकल्चर को जाएगा 18%, जिसमें से 14% जाएगा नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को और 10% जाएगा स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को। माइक्रो इंटरप्राइजेस को जाएगा 7.5% और वीकर सेक्शन को जाएगा 12%। ठीक है। उसके बाद जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसका जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट रखा गया वो 60% है, जिसमें से 7.5% जाएगा माइक्रो इंटरप्राइजेस को, 12% जाएगा वीकर सेक्शन को, बाकी हिस्सा बाकी सेक्टर्स को जाएगा। तो ये हमारे न्यू टारगेट से सब टारगेट से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में ऐसे करके पूछ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है
जो डिफरेंट कैटेगरीज है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, जैसे कि एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस जो है वो किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो जो भी फार्म क्रेडिट दिया जाता है या फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो लैंडिंग की जाती है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आता है, यानी कि इसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो मानते हैं। सबसे पहले अगर हम फार्म क्रेडिट की बात करें तो फार्म क्रेडिट जो है वो इंडिविजुअल फार्मर्स को भी मिलता है, कॉर्पोरेट फार्मर्स को भी मिलता है। अगर हम इंडिविजुअल फार्मर्स की बात करें तो इंडिविजुअल फार्मर्स के अंदर जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं वो तो आते ही हैं, साथ के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप और प्रोप्राइटरी फर्म जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज के अंदर एंगेज है, वो भी इंडिविजुअल फार्मर के अंदर आते हैं। उनको फार्म क्रेडिट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो लोन्स है वो मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले क्रॉप लोन मिलता है। ये लोन जो है वो ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन के लिए दिया जाता है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज के लिए दिया जाता है। फिर आता है आपका मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। ये बेसिकली एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज के लिए दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। जैसे कि अगर आप कोई मशीनरी खरीदना चाहते हो या फिर आप कोई एलाइड एक्टिविटीज के लिए डेवलपमेंट एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोन मिल जाएगा। फिर यहाँ पर प्री और पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी जैसे कि स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ऑन फार्म प्रोड्यूस, इसके लिए आपको लोन मिल जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई डिस्ट्रेट फार्मर्स है, यानी कि उसने ना मनी लैंडर्स वगैरह से बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट का बर्डन है, तो उसे भी लोन जो है मिल जाता है, ताकि वो नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडर का लोन चुका सके और डेट के बाहर से बाहर निकल सके। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर जो लोन दिया जाता है, ये भी फार्म क्रेडिट के अंदर आता है। फिर उसके बाद स्मॉल मार्जिनल फार्मर को जो लोन दिया जाता है लैंड को परचेज करने के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, वो भी आ जाता है। उसके बाद अगर कोई लोन यहाँ पर दिया गया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बदले में, यानी कि फार्मर ने अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बैंक के पास गिरवी रखा है, उसके ऊपर प्लेज का या फिर हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट किया गया है, और जो लोन दिया गया है वो 12 महीनों से ज़्यादा के लिए नहीं दिया गया है, और मैक्सिमम लोन जो है वो नेगोशिएबल वेयर और रिसिप्ट के केस में 90 लाख रुपए दिया गया है, और अदर रिसिप्ट के केस में 60 लाख रुपए का दिया गया है, तो ये भी फार्म क्रेडिट के अंदर ही आ जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पर फार्मर्स को लोन दिया है ताकि वो स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप को इंस्टॉल करवा सके, या फिर जो कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स हैं उनको भी सोलराइजेशन किया जा सके, तो ये भी फार्म क्रेडिट के अंदर आता है। उसके बाद सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए अगर फार्मर को कोई लोन दिया गया है, ठीक है, बैरन के ऊपर या फैलो लैंड के ऊपर, तो वो भी आपका फार्म क्रेडिट के अंदर जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा जो पैसा है, ये आपका जो भी लोन है, ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आता है, यानी कि बैंक अगर ये लोन देता है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट कंप्लीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर फार्म क्रेडिट फॉर कॉर्पोरेट फार्मर्स। कॉर्पोरेट फार्मर्स के अंदर जो कंपनीज होती है ना वो आ जाती हैं। ठीक है, या फिर अगर इंडिविजुअल फार्मर्स ने मिलकर कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है या फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है, तो वो भी इसकी कैटेगरी के अंदर आ जाती है। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म या फिर कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर्स है जो कि एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो भी कॉर्पोरेट फार्मर्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम कॉर्पोरेट फार्मर्स की बात करें तो इनको ना एग्रीगेट लिमिट जो दी गई है वो 4 करोड़ की है, यानी कि पर बोरोविंग एंटिटी जो है उसको 4 करोड़ रुपए का लोन जो है वो मिल सकता है फार्म क्रेडिट के लिए। जैसे अगर एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जाती है बैंक से और कहते हैं कि हमें लोन दीजिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर, ठीक है, तो उसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मैक्सिमम 4 करोड़ रुपए का लोन जो है वो मिल जाएगा। और ये जो 4 करोड़ रुपए का लोन है वो क्रॉप लोन, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन फॉर एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज, लोन फॉर प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज के लिए जो है वो मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर मान के चले कि जो फार्मर है, जो आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बैंक के पास गिरवी रखती है, उसके ऊपर प्लेज या फिर हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट करवाती है, तो उसे 4 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो मिल जाता है। पर उसका जो टाइम पीरियड है वो 12 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो 4 करोड़ का लोन मिलेगा वो आपका जो NWR या फिर ENWR रिसिप्ट होती है ना उसके अगेंस्ट मिलता है। हालांकि अगर आपके पास नॉर्मल वेयर हाउस रिसिप्ट है तो आपको 2.5 करोड़ तक का लोन जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ तक आप क्या समझे, यहाँ तक आप समझे कि कॉर्पोरेट फार्मर को फार्म क्रेडिट के अंदर 4 करोड़ रुपए का लोन मिलता है मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद 4 करोड़ रुपए का लोन उसे और मिल सकता है अगर वो अपने फार्मर प्रोड्यूस को गिरवी रखता है बैंक के पास। ठीक है, उसके बाद अगर मान के चले कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जो कि एश्योर्ड मार्केटिंग के साथ खेती कर रही है। एश्योर्ड मार्केटिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसने पहले से ही बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हम ये फसल उगाएंगे और हम इस प्राइस पे आपको सेल करेंगे, तो उस केस में उस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को 10 करोड़ रुपए का लोन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद
अगर यहाँ पर मान के चलिए कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली अपने मेंबर्स के प्रोड्यूस को परचेज कर रहा है, तो परचेज करने के लिए भी उसे 10 करोड़ रुपए का लोन जो है वो मिल जाएगा, मतलब अप टू 10 करोड़ रुपीज, ठीक है। और जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, वो यहाँ पर कोऑपरेटिव और फार्मर्स को लैंड नहीं कर सकते, उनके पास ये परमिशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, अगर कोई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए टर्म लोन लेना चाहता है, तो उसे पूरी बैंकिंग सिस्टम के अंदर 100 करोड़ रुपए का लोन जो है वो मिल सकता है, यानी कि पर बॉरोवर 100 करोड़ रुपए का लोन मिलता है पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम से, ठीक है। उसके बाद कुछ एंसेलरी सर्विसेज होती हैं, उसके लिए भी हम लोन ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टार्टअप है जो कि एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज के अंदर इंगेज है, तो उसको अप टू 50 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाएगा। उसके बाद अगर कोई फूड और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है, तो उसको 100 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो मिल जाएगा पूरी बैंकिंग सिस्टम से, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपोर्ट क्रेडिट एग्रीकल्चर को दिया जाता है, उसके अंदर प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंक्लूड होता है, हालांकि ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर्विस टू आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। देखो, अगर मान के चलिए कि एक बैंक ने अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट को फुलफिल नहीं किया है, तो उस केस में उसे RIDF या फिर नाबार्ड के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो वो जो डिपॉजिट करवाया गया है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही आता है, यानी कि उसे भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैटेगराइजेशन लैंडिंग टू स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। तो देखो, आपको मैंने बताया था कि 10% स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को देना पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो कम मानेंगे कि जो लोन है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर को दिया गया है। तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले देखो, ऐसे फार्मर्स जिनके पास अप टू 1 हेक्टेयर लैंड है वो मार्जिनल फार्मर्स, और बैंक इसको अगर लोन देगी तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएगी। उसके बाद ऐसे फार्मर जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर है, मतलब 1 हेक्टेयर से ज्यादा अप टू 2 हेक्टेयर, तो वो स्मॉल फार्मर्स है, और बैंक अगर इसको भी लोन देगी तो ये भी आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के अंदर ही आएगा। उसके बाद अगर कोई लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर है या फिर टेनेंट फार्मर है, कोई ओरल लीज है, शेयर क्रॉपर है, ठीक है, और उसकी जो लैंड होल्डिंग है वो विद इन लिमिट है, जो लिमिट है 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर इसके अंदर है, तो वो भी आपका स्मॉल मार्जिनल फार्मर कैटेगरी के अंदर आएगा। उसके बाद अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है, ठीक है, और जो और जो, ठीक है, और वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज को जो है वो परफॉर्म करती है, तो वो भी आपका स्मॉल मार्जिनल फार्मर के अंदर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जो इंडिविजुअल्स हैं जो सिर्फ अलाइड एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, चाहे उनके पास लैंड है या फिर नहीं है, वो मायने नहीं रखता, उनको अप टू 2.5 लाख रुपए तक का लोन जो है मिल जाएगा। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल सिर्फ अलाइड एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है तो 2.5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल फार्मर कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर्स की, तो उन्हें भी लोन मिल जाएगा इस कैटेगरी के अंदर। बस कंडीशन क्या है कि जो टोटल लैंड होल्डिंग है उसका 75% स्मॉल मार्जिनल फार्मर के पास होना चाहिए। यानी कि अगर 100 एकड़ की जमीन है तो कम से कम 75 एकड़ की जो जमीन है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर को बिलोंग करती होनी चाहिए, तभी उसको लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है लैंडिंग बाय बैंक्स टू एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर ऑन लैंडिंग इन एग्रीकल्चर। ऑन लैंडिंग का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। तो बैंक ना यहाँ पर जो रजिस्टर्ड एनबीएफसीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या फिर अदर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसे कि सोसाइटीज ट्रस्ट, उनको क्रेडिट एक्सटेंड कर सकता है अगर वो आरबीआई के मेंबर है और रिकॉग्नाइज्ड एसआरओ है फॉर द सेक्टर, ठीक है। और अगर वो ठीक है, और वो लोन ले रहे हैं ऑन लैंडिंग करने के लिए, यानी कि वो इंडिविजुअल्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको ऑन लैंडिंग करेंगे, तो ये भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस के अंदर आता है। मतलब अगर एक बैंक ने 10 लाख रुपए का लोन दिया एनबीएफसी को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, कि आगे चलकर वो लोन जो है वो दे सके इंडिविजुअल फार्मर्स को, तो ये भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर ही माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलिए कि कोई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है अदर देन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो अगर बैंक क्रेडिट उसको देता है ताकि वो टर्म लैंडिंग कर सके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो उस केस में 10 लाख पर बोरोवर की लिमिट है। यानी कि अगर जो आपका एनबीएफसी वो 10 लाख रुपए पर बोरोवर लोन देता है मैक्सिमम, तो वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सेक्टर है वो है आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन चेंज होती रहती है, ठीक है, पर अभी इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन भी आई है तो वो भी आपने देख लेना है। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को कैसे यहाँ पर लैंडिंग की जाती है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर। सबसे पहले देखो, 50 करोड़ रुपए तक का लोन स्टार्टअप्स को दिया जाता है जो कि एमएसएमई की डेफिनेशन के अंदर आती है, ठीक है।
उसके बाद अगर फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन की बात करें तो अगर फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन विद रिकोर्स की गई है, ठीक है, और जो असाइनर है वो आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, तो वो भी एमएसएमई कैटेगरी के अंदर आएगा। यानी कि अगर बैंक ने विद रिकोर्स के साथ फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है और एमएसएमई सेक्टर को फंड्स प्रोवाइड किए हैं, तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो है वो आएगा। इसके अलावा अगर ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के थ्रू कोई फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन परफॉर्म की गई है, तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद अदर लोन्स जो कि यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर आते हैं एमएसएमई कैटेगरी के अंदर, वो है अगर यहाँ पर कोई भी लोन दिया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर को, तो वो माना जाता है कि वो माइक्रो इंटरप्राइजेस को लैंडिंग की गई है, तो वो ऑटोमेटिकली एमएसएमई कैटेगरी के अंदर आएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई भी एंटिटी है जो कि डिसेंट्रलाइज सेक्टर के अंदर, जो आपके आर्टिस्ट लोग हैं या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, उनको हेल्प करती है कि इनपुट सप्लाई के अंदर और उनकी मार्केटिंग करने के में तो उनको अगर कोई लोन मिलता है तो वही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आएगा। सिंपल भाषा में कहूँ, अगर कोई एंटिटी डिसेंट्रलाइज सेक्टर के अंदर आर्टिसन विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज की हेल्प करती है, उनकी आउटपुट की मार्केटिंग करती है और इनपुट्स की सप्लाई करने में हेल्प करती है, तो वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर है डिसेंट्रलाइज सेक्टर के अंदर, जैसे कि आर्टिसंस विलेज कॉटेज इंडस्ट्री, तो उसको अगर लोन दिया गया है तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आएगा। उसके बाद अगर कोई एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया गया है एमएसएमई सेक्टर को, इंक्लूडिंग प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट, तो वो इसके अंदर आएगा। हालांकि जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई भी लोन जो है वो बैंक के द्वारा एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या फिर अदर एनबीएफसी को दिया गया है ऑन लैंडिंग करने के लिए एमएसएमई सेक्टर को, तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई लोन जो है रजिस्टर्ड एनबीएफसी को दिया गया है अदर देन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑन लैंडिंग के लिए, ताकि वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को ऑन लैंडिंग कर सके, तो अप टू 20 लाख रुपीज जो लोन दिया गया है ना पर बोरोवर, वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो है वो आएगा। उसके बाद अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई है और वो लिमिट्स के अंदर है, ठीक है, और कंडीशन जो स्पेसिफाई की गई है प्रिस्क्राइब की गई है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा टाइम टू टाइम उसके अंडर आती है, तो वो भी इस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आएगा। उसके बाद अगर मान के चलिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग प्रॉपर तरीके से बैंक ने नहीं की, कोई शॉर्टफॉल हो गया जिसकी वजह से उसे सिद्धबी और मुद्रा के पास कोई डिपॉजिट करवाना पड़ा है, तो वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सपोर्ट क्रेडिट की, एक्सपोर्ट क्रेडिट की, तो एक्सपोर्ट क्रेडिट के अंदर आपका प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है वो आ जाता है। हालांकि इसके अंदर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। देखो, अगर कोई एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया गया है एग्रीकल्चर और एमएसएमई को, तो वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर एमएसएमई सेक्टर के अंदर आएगा, यानी कि वो एक्सपोर्ट क्रेडिट के अंदर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर कोई एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया गया है एग्रीकल्चर और एमएसएमई के अलावा, तो वो आपका इस कैटेगरी के अंदर जो है वो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर लिमिट्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर कोई डोमेस्टिक बैंक है या फिर होली ओन सब्सिडरी है किसी फॉरेन बैंक की, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, तो उसे ना हर साल 2% इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट देना होता है, यानी कि उसे हर साल 2% से अपना एक्सपोर्ट क्रेडिट इंक्रीज करना होता है। जैसे पिछले साल अगर उसने 10 करोड़ का एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया था, तो इस साल उसे 12 करोड़ का देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर फॉरेन बैंक है जिसकी 20 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो उस केस में उसे भी अप टू 2% तक इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट देना होगा। और अगर आपका यहाँ पर फॉरेन बैंक जिसकी 20 से कम ब्रांचेस है, तो वहां पर तो 32% है, यानी कि वो एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड कर सकती है अप टू 32% तक। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, फटाफट से बताइए यहाँ तक आपको क्लियर है या फिर नहीं, जल्दी से बताइए। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे एजुकेशन की। तो अगर आप एजुकेशन के लिए लोन लेने जाते हो, तो पहले ना आपको सिर्फ यहाँ पर 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, पर अब आपको 25 लाख रुपए तक का लोन जो है वो मिल जाएगा। यानी कि अगर बैंक 25 लाख रुपए तक का लोन देती है एजुकेशन पर्पजेस के लिए, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आएगा। उसके बाद अगर हम हाउसिंग सेक्टर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिमिट्स दी गई हैं कि कौन कौन से लोन को हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर मानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं, लोन दिया गया है किसी भी डेवलपिंग यूनिट को परचेज करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि अगर आप होम लोन लेते हो ताकि उससे अपना घर बना सको या फिर घर खरीद सको, और ये जो लोन है वो इंडिविजुअल्स को दिया गया है, तब वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर कब काउंट किया जाएगा। तो देखो, यहाँ पर आपकी लोन लिमिट है और यहाँ पर मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग यूनिट है, ठीक है, और इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखो, ऐसे सेंटर जहां पर पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है, तो वहां पर एक इंडिविजुअल को 10 करोड़ का एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया जा सकता है, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखो, ऐसे सेंटर जहां पर पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है, तो वहां पर एक इंडिविजुअल को
डिवेलिंग यूनिट को परचेज और कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर, और उस घर की जो कॉस्ट है वो 63 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे सेंटर जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज्यादा है पर 50 लाख से कम है, तो वहां पर मैक्सिमम 45 लाख रुपीज तक का लोन मिलेगा, और मैक्सिमम जो डिवेलिंग कॉस्ट है वो 57 लाख होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद ऐसे सेंटर जिसकी जो पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 35 लाख रुपीज तक का लोन मिलेगा, और 44 लाख मैक्सिमम जो है यहाँ पर कॉस्ट जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई हाउसिंग लोन दिया गया है बैंक के द्वारा अपने ही एम्प्लॉयज को, तो वो यहाँ पर प्रोड्यूस सेक्टर के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई हाउसिंग लोन दिया गया है और बदले में लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एज अ सिक्योरिटी बैंक को मिले हैं, तो ये भी प्रोड्यूस सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई लोन जो है वो दिया गया है रिपेयर करवाने के लिए, अगर कोई बॉरोवर है वो डिवेलिंग यूनिट्स को रिपेयर करवाना चाहता है, तो उसके लिए उसको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है। तो देखो, अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो ऐसे सेंटर में रहता है जहां पर पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है, तो मैक्सिमम लोन लिमिट है 15 लाख रुपए की, और मैक्सिमम जो कॉस्ट होनी चाहिए डिवेलिंग यूनिट की वो 63 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर जो ऐसे सेंटर जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है पर बिलो 50 लाख है, तो वहां पर मैक्सिमम जो लोन मिलेगा रिपेयर के लिए वो 12 लाख रुपए का मिलेगा, और मैक्सिमम जो कॉस्ट होगी डिवेलिंग यूनिट की वो 57 लाख होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे सेंटर जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 10 लाख रुपए का मैक्सिमम लोन मिलेगा, और मैक्सिमम कॉस्ट जो है डिवेलिंग यूनिट की वो 44 लाख होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो अप टू 8 करोड़ रुपीज तक का लोन दिया जाता है पर बॉर्वर को किसी भी स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी या फिर सैनिटेशन फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर एक बॉर्वर है वो स्कूल बनाना चाहता है, क्योंकि स्कूल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है, तो उसको 8 करोड़ रुपए मैक्सिमम लोन मिल सकता है। अगर 10 करोड़ की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ 8 करोड़ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का माना जाएगा, और 2 करोड़ रुपए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बॉर्बर जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाना चाहता है टायर 1 से लेकर टायर 4 सेंटर तक, तो उस केस में उसको मैक्सिमम 12 करोड़ रुपीज तक का लोन मिल सकता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई लोन दिया गया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो ऑन लैंडिंग कर सके इंडिविजुअल को या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप के मेंबर्स को, ताकि वो वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज को डेवलप कर पाए, तो वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आएगा। हालांकि ये जो प्रोविजन है वो रीजनल रूरल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की, तो यहाँ पर जो बॉर्बर है उसको रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अप टू 35 करोड़ रुपीज तक का लोन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर बॉर्बर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जनरेटर सेटअप करना चाहता है, बनाना चाहता है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पब्लिक यूटिलिटी जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, वो बनाना चाहता है, तो उसको मैक्सिमम 35 करोड़ रुपीज तक का जो लोन है वो मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि ये जो लिमिट है वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए 10 लाख पर बॉर्वर है, यानी कि 10 लाख पर बॉर्वर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वीकर सेक्शन की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हमने लगभग सभी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उसको हमने यहाँ पर डिस्कस जो है वो कर लिया है। तो कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। वीकर सेक्शन की बात करते हैं तो वीकर सेक्शन की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ी सी ब्रॉड किया गया है, इसके अंदर कुछ और एंटिटीज को ऐड किया गया है। वीकर सेक्शन के अंदर सबसे पहले स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो आर्टिसंस हैं, विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं जहां पर इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट 2 लाख से ज्यादा नहीं है, वो आ जाते हैं। उसके बाद अगर कोई बेनिफिशियरी है जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसे कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल सेगमेंट्स, इसके अंदर आता है, ठीक है। यानी कि इस स्कीम्स के अंदर वो बेनिफिशियरी है तो वो भी वीकर सेक्शन के अंदर आएगा। उसके बाद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये भी वीकर सेक्शन के अंदर आती है। उसके बाद अगर कोई पर्सन है वो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम का बेनिफिशियरी है तो वो भी वीकर सेक्शन के अंदर आएगा। उसके बाद अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप है, तो वो भी वीकर सेक्शन के अंदर आएगा। उसके बाद कोई इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल मेंबर है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप का, जो कि सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है जो कि प्रिस्क्राइब की गई है मास्टर डायरेक्शन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन डायरेक्शन डेटेड मार्च 14 2002 के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा। उसके बाद अगर कोई इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी है तो उसको अप टू 2 लाख रुपीज पर बॉरोवर जो है वो लोन मिल जाएगा। हालांकि ये जो लिमिट है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। उसके बाद अगर कोई डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स है, नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से उसने बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर आएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर डिस्ट्रेस्ड पर्सन है अदर देन फार्मर्स विद लोन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर बॉट टू प्रिपेयर देयर डेट टू नॉन इंस्टीट्यूशन लेंडर, तो अगर कोई डिस्ट्रेस्ड पर्सन है अदर देन फार्मर
मतलब वो फार्मर नहीं है और उसकी जो लोन अमाउंट है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो वो भी वीकर सेक्शन के अंदर आएगा। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ट्रांसजेंडर, मिनॉरिटी कम्युनिटीज एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी आपके वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं। तो ये था आपका यहाँ पर रिवाइज्ड गाइडलाइंस रिगार्डिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो आई होप आपको ये क्लियर जो है वो हो गए होंगे। अब कुछ मेजर चेंजेस जो किए गए हैं वो अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मतलब पिछले से कंपेयर करके, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये जो आपका टारगेट और सब टारगेट है, इसके अंदर भी एक चेंजेस किया गया। जैसे पहले क्या होता था कि ये जो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स है इसकी कोई बात नहीं करता था, यानी कि सीधा 18% एग्रीकल्चर को, जिसमें से 10% जाता स्मॉल मार्जिनल फार्मर को। पर ये जो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को मिनिमम 40% जाएगा, ये नई चीज जो है वो ऐड की गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो पहले ना ये जो लोन था कॉर्पोरेट फार्मर्स को जो क्रेडिट दिया जाता था वो 4 करोड़ कर दिया गया है। पहले ये 2 करोड़ होता था, अब इसको 4 करोड़ जो है वो कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है इसको 10 करोड़ का लोन मिलने लगा है ना, पहले ये सिर्फ 5 करोड़ रुपए का तक का ही जो है वो मिलता था, ठीक है। बाकी कुछ कुछ चीजें यहाँ पर सेम भी है बिल्कुल, ओके, ठीक है। पहले अगर हम हाउसिंग लोन की बात करें तो दो ही क्राइटेरिया होते थे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये सेकंड वाला, ये जो 50 लाख के अबव वाला था ये पहले नहीं हुआ करता था, अब ये आ गया है, पहले ये नहीं होता था, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के केस में भी ये जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई थी, पहले ये 10 करोड़ की होती थी, अब इसे बढ़ाकर 35 करोड़ जो है वो कर दी गई है। बाकी इंडिविजुअल के केसेस में तो ये सेम ही था। तो यहाँ पर हमने जो रिवाइज गाइडलाइंस है उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, वो समझ आया हो। जो चेंजेस किए गए हैं वो भी यहाँ पर समझ आ गई हूँ। तो इसमें समझाने वाला तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये पहले ये था, अब ये इतना रह गया, ठीक है। तो ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी बैंकर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डे टू डे बेसिस पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का काम जो है वो करते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्स की बात करें तो सीआईबी, जेआईबी, सर्टिफिकेशन, बैंक प्रमोशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने सभी ने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। इसके अलावा हम बता दें, हम यहाँ पर जेआईबी, सीआईबी और सर्टिफिकेशन एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमारे पास फुल फ्लेज कोर्सेज हैं, ठीक है। तो आप अगर इन एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हो तो आप हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर सकते हो, ठीक है। हमारे जो कोर्सेज हैं उसके अंदर आपको सारा जो सिलेबस है एग्जाम का वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है। प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री ई पीडीएफ नोट से मिल जाते हैं। तो आपने हमारे कोर्सेज को जरूर जो है वो एनरोल कर लेना है। कोर्स की डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का सेशन में इतना ही। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।